am Lalita Sharma from Suraj School, Mahendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic. The first topic, Indian economy at the time of independence. ये हमारा सेकंड पार्ट है जो 40 मार्क्स का आएगा और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1947 में व्हाट्स द कंडीशंस ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारे देश की कंडीशन क्या थी, व्हाट्स द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सर्विस सेक्टर। तो इसमें देखो एक वर्ड आता है कॉलोनियलिज्म, क्योंकि जो 200 वर्षों तक हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा राज किया गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम किया, एज ए कॉलोनियलिज्म इकोनॉमी के रूप में काम किया। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है? इट रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, यानी जो दो कंट्रीज के बीच रिलेशंस को बताता है। कैसे रिलेशंस को? यानी इन विच वन इज द रूलर एंड अदर इज द कॉलोनी। जैसे आपकी कोई कॉलोनी में आकर और आपको ही चैलेंज करता है, सारे रूल एंड रेगुलेशन आप ना लगाकर वही लगाता है और आपकी पूरी कॉलोनी पर उसका शासन चलता है, वो कॉलोनियलिज्म कहलाता है। यानी इसमें द रूलिंग कंट्री हैज द कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ए कंट्री या कॉलोनी, राइट। यानी उस कॉलोनी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ पर उस रूलिंग कंट्री का, यानी बाहर से आने वाली कंट्री का अगर शासन हो जाता है, देन दीज आर कॉल्ड द कॉलोनियलिज्म। तो उस समय हमारे देश में कॉलोनियलिज्म था किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी जो हमारे देश पर शासन करती थी, हमारे देश की यानी गवर्नमेंट को चलाती थी, हमारे देश के हित के लिए काम ना करके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करती थी। तो ये देखो इसमें मेन 1947 तक हमारे देश में हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन। तो सबसे पहले व्हाट्स द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर में हम तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, यानी तीनों की कंडीशन क्या थी एंड हमारे देश में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स में क्या था, इसके बारे में हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ, क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड है कंप्लीट चैप्टर, तो हम सारे पास्ट के ही कॉन्सेप्ट इसमें लेकर चलेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें सबसे पहले फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी at the time of at the eve of independence। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? एक होती है वाइब्रेंट इकोनॉमी, एक होती है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। यानी स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? is one which shows little or no growth in the country, यानी जिसमें कंट्री में या हमारी इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ में चेंजेस, यानी जीडीपी में कोई भी चेंजेस नहीं होते या बिल्कुल लिटिल चेंजेस होते हैं। ये हमें इससे पता चलता है कि 1925 से लेकर और 1950s तक हमारे देश में जो ग्रोथ रेट थी, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी या पर कैपिटा जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी वो 0.1% थी और टोटली 200 सालों तक ये केवल 0.5% ही रही है। और वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें चेंजेस आते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स यूजेस द इनोवेटिंग या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें ग्रोथ रेट चेंज होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी was the stagnant economy, then there was the little or no changes in the growth process, so these are called the stagnant economy। यानी इसमें 1945 तक हमारे देश में 0.5% ही पर जीडीपी इंक्रीज हुई थी एंड द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री these are only the less than 2%, केवल 2% से हमेशा नीचे ही रही है। देन सेकेंड है इसमें एज ए बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी
यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इकोनॉमी वाज बैकवर्ड्स, यानी हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी, यानी जिसमें बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल्स दीज वर डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड द पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो, दीज आर कॉल्ड द बैकवर्ड इकोनॉमी। यानी बिल्कुल पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी जिसमें मोस्टली जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थे, और जिसमें यानी बैकवर्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो, जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो थी, यानी जिसके कारण हमारे देश में एज ए यानी बिल्कुल बैकवर्ड सिचुएशन में थी, एंड द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल्स वाज एग्रीकल्चर सेक्टर। देन नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, या सब्सिस्टेंस फार्मिंग लिख सकते हैं हम, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग इन विच द फार्मर प्रोड्यूस ओनली फॉर देयर सेल्फ कंजप्शन नॉट फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी जिसमें जो प्रोड्यूसर है या फार्मर है वो केवल अपने फैमिली कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करता है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, तो वो क्या कहलाती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी जिसमें केवल इतना ही प्रोड्यूस किया जाए विच आर सफिशिएंट फॉर देयर फैमिली कंजप्शन, यानी केवल एक पूरे साल के लिए उसके परिवार के लिए सफिशिएंट हो, यानी इतनी कोशिश नहीं की जाती थी कि और ज़्यादा प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में सेल करके मार्केटेबल सरप्लस के द्वारा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो उस समय हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी बैकवर्ड सिचुएशन में था, और इसके साथ साथ यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, यानी मोस्टली जो पीपल्स थे वो केवल अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करते थे, ना कि एज ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। और उस समय हमारे देश में 72.72% पॉपुलेशन दीज वर डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी मोस्टली जो पीपल्स थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थे। द नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यानी ये देखो जो सेकेंडरी सेक्टर था यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। देयर वर नो डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, देयर आर ओनली द, उस समय हमारे देश में केवल एक हैवी इंडस्ट्रीज थी, इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी विच वाज एस्टेब्लिश 1907, जो कब एस्टेब्लिश हुई 1907 में एस्टेब्लिश हुई थी, यानी इसके साथ साथ देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, यानी कैपिटल गुड्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने वाले इंस्ट्रूमेंट इसमें अप्लाई नहीं किए जाते थे, यानी किसी भी प्रकार की मशीन या प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स या स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर नो डेवलप। इसके साथ साथ हमारे देश में उस समय हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ज़्यादा डेवलप था, लेकिन वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है यानी फीचर्स है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद है एज ए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, what do you mean by the infrastructures? Infrastructures in which we include the economic and social infrastructures, economic and social infrastructures। तो ये देखो बेटा इकोनॉमिक क्या होते हैं, यानी जिसमें हम टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशंस एज वेल एज पावर, बैंकिंग फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी इनको इंक्लूड करते हैं। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में वी इंक्लूड द हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सैनिटेशन इट इज। तो इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एंड
द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो किसके डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट पर। क्योंकि हमारे देश में अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी यानी पावर जनरेशन की फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है, या फाइनेंशियल मार्केट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, देन देयर इज ए नो डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। तो वहाँ पर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो उस समय हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे रेलवे को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ऐसे कहीं कहीं पर रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, लेकिन वो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया था। तो सो देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस समय हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ था, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जिसके कारण हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं हो सका। इसके बाद है, नेक्स्ट है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। यानी हमारा देश जो है वो मोस्टली इम्पोर्टेड गुड्स पर डिपेंड रहता था, क्योंकि हमारे देश में किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर कंट्री ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द imported goods and services which were imported from एज ए ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन क्या करता था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स हमारे देश से ले जाकर उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके हमारे ही देश में उसको एज ए हैवी प्राइसेस पर सेल किया जाता था। इसके बाद है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन इट मीन्स, इसमें आप ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा तो अर्बन सेक्टर का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। सो देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ द अर्बनाइजेशन बिकॉज देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट जहाँ पर होगा, अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, एज ए सोशल वेलफेयर का डेवलपमेंट होगा। देन नेक्स्ट है इसमें एज ए यानी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। यानी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल, यानी देयर वाज नो इरिगेशन फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय हमारे देश में किसी भी प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। तो मोस्टली, क्योंकि हमारी मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थी, मेन ऑक्यूपेशंस एग्रीकल्चर सेक्टर था, राइट। तो उस समय मोस्टली किसान एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी, यानी जिसके कारण मोस्टली फार्मर डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल, एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड हार्वेस्ट एंड गुड रेनफॉल मीन्स गुड हार्वेस्ट। तो इट मीन्स यानी अच्छी फसल होती कब, जब वर्षा अच्छी होती थी, यानी नेचर पर डिपेंड थी, प्रकृति पर डिपेंड थी, और इसी के कारण हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज नहीं हो पाता था। सो ये थी इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स, यानी उस समय हमारे देश की कंडीशन क्या थी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। यानी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ था, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर मेन ऑक्यूपेशंस होते हुए भी उसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।